हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज दोस्तों सबसे पहले मैं दो प्रश्न को देखूंगा और इन प्रश्न को करने से पहले इसके विस्तृत व्याख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न का प्रारूप क्या है, मॉडल क्या है, किस तरीके से इसे बनाया जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियोन, फेरेट और ट्राई जोसेफ के उपयोग को आशंका के साथ देखा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कृषि में कीटनाशक, ऑप्शन बी है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में परिरक्षक, ऑप्शन सी है फल पकाने वाले कारक और ऑप्शन डी है सौंदर्य प्रसाधनों में मॉइस्चराइजिंग कारक। और देखिए आपको इसका शायद आंसर दिख रहा है, आंसर इसका ए है कृषि में कीटनाशक। लेकिन ये कैसे हुआ इसके बारे में डिटेल से आगे चर्चा अभी करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 दिया हुआ है, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। कथन नंबर 2 दिया हुआ है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। और कथन नंबर 3 दिया हुआ है, मानव प्रेरित प्यूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। अब देखिए प्रश्न का डिमांड क्या है कि इनमें से कौन सा सही है। तो जाहिर सी बात है ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। लेकिन ये कैसे हुआ इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर्स को चालू करते हैं। आज फिलहाल 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून। भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे चलिए देखते हैं कि क्या इसके अंतर्गत है कि भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून है क्या, ये कहाँ कहाँ लागू किया गया है अभी तक और कहाँ कहाँ इसके अभी तक लागू नहीं किया गया है। चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। ये चर्चा में क्यों है। केरल में 2 महिलाओं की कर्मकांडवादी मानव बलि के तहत निरसन हत्याओं ने देश को सदमे में डाल दिया है। इन हत्याओं ने भारत में अंधविश्वास, काला जादू और जादू टोना की व्यापकता के बारे में बहस छेड़ दी है। अंधविश्वास आखिर क्या होता है। अंधविश्वास यह अज्ञान अथवा भय से संबंधित एक विश्वास है और अलौकिक के प्रति जुनूनी श्रद्धा इसकी विशेषता है। सुपरस्टिशन शब्द लैटिन शब्द सुपर स्टेटियो से लिया गया है। सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास ही होता है जो ईश्वर के अत्यधिक भय को इंगित करता है। अंधविश्वास देश, धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र, जाति या वर्ग विशिष्ट नहीं होता। इसका स्तर व्यापक है और यह दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। काला जादू क्या होता है, आइए जानते हैं काला जादू के बारे में। काला जादू, जिसे जादू टोना के रूप में भी जाना जाता है, दुष्ट और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए अलौकिक शक्ति का उपयोग है तथा किसी को शारीरिक या मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण कार्य करना है। यह कार्य पीड़ित के बाल, फोटो या कपड़े का उपयोग करके किया जा सकता है। भारत में अंधविश्वास से होने वाली हत्याएं कितनी व्यापक हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जानते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6 लोगों की मृत्यु का कारण मानव बलि और 68 लोगों की मृत्यु का कारण जादू टोना को बताया गया है। जादू टोना के सबसे अधिक मामले छत्तीसगढ़ में 20, उसके बाद मध्य प्रदेश में 18 और तेलंगाना में 11 दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में भारत में जादू टोना के कारण 88 मौतें और 11 की मौतें मानव बलि के कारण हुई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जादू टोना के कारण बहुत सारे लोग को मार दिया जाता है, ये गलत बात भी है। ये देखिए एक ग्राफ है जो ये दर्शा रहा है कि 2012 से लेकर 2021 तक में कितना कितना मौत हो चुका है अभी तक। 2012 में 121 था, वहीं
2021 में इसमें काफ़ी कमी आई है, लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह अभी ख़त्म नहीं हो पाया है। भारत में इससे संबंधित कानून। भारत में जादू टोना और अंधविश्वास से संबंधित अपराधों के लिए कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं है। वर्ष 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारक विधेयक यानी प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ था। मसौदा प्रावधानों में किसी महिला पर डायन का आरोप लगाने या महिला के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने या जादू टोना करने के बहाने यातना देने या अपमान करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की धारा 302 हत्या की सजा के तहत मानव बलि को शामिल किया गया है, लेकिन हत्या होने के बाद ही इसी तरह धारा 295 ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51H भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य बनाता है। ड्रग्स एवं म्यूजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत अन्य प्रावधानों का भी उद्देश्य भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासी गतिविधियों में कमी लाना है। राष्ट्रीय विशिष्ट कानून। राज्य विशिष्ट कानून क्या है? जैसे ये कानून कुछ राज्य में लागू हुआ है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और भी राज्य में है। फिलहाल बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार पहला राज्य था जिसने जादू टोना रोकने, एक महिला को डायन के रूप में चिन्हित करने और अत्याचार, अपमान तथा महिलाओं की हत्या को रोकने हेतु कानून बनाया गया था। द प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिस एक्ट अक्टूबर 1999 में प्रभाव में आया था। बिहार में 1999 में ही ये एक्ट को पारित कर दिया गया था। महाराष्ट्र। वर्ष 2013 में महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय कृत्य की रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम पारित किया ताकि राज्य में अमानवीय प्रथाओं तथा काला जादू आदि को प्रतिबंधित किया जा सके। इस कानून का एक खंड विशेष रूप से गुडमैन बोले तो स्वयं को ईश्वर के समकक्ष मानने वाले द्वारा किए गए दावों से संबंधित है, जो दावा करते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। कर्नाटक में ये एक्ट 2017 में अंधविश्वास विरोधी कानून को प्रभाव में लाने का कार्य किया गया, जिसे अमानवीय प्रथाओं और काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी अमानवीय प्रथाओं का व्यापक रूप से विरोध करता है। केरल में काला जादू और अंधविश्वासों से निपटने के लिए कोई व्यापक अधिनियम नहीं है। देशव्यापी अंधविश्वास विरोधी अधिनियम की आवश्यकता क्यों है? इस तरह की प्रथाओं को अबाध रूप से जारी रखने की अनुमति देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत क्रमशः किसी व्यक्ति की समानता के मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इस तरह के कृत्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विधानों में कई प्रावधान का भी उल्लंघन करते हैं, जिसमें भारत एक हस्ताक्षर करता है, जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता 1966 और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय 1979। भारत के केवल 8 राज्यों में अब तक डायन शिकार निवारण विधेयक कानून है। केवल 8 राज्य में। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। अंधविश्वासों से निपटने के उपाय के अभाव में अवैज्ञानिक और तर्कहीन प्रथाओं जैसे उपचार के तरीकों पर विश्वास एवं चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में गलत जानकारी भी बढ़ सकती है, जो सार्वजनिक व्यवस्था एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। आगे की राह क्या होना चाहिए? यह याद रखना उचित है कि इस सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए कानून लाने का मतलब केवल आधी लड़ाई जीतना होगा। सूचना अभियानों के माध्यम से इस तरह की प्रथाओं से जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए समुदाय या धार्मिक विद्वानों को शामिल करके जनता के बीच जागरूकता बढ़ाकर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा टॉपिक है, केंद्र ने लगाया ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध। आखिर ग्लाइफोसेट है क्या
और ग्लाइफोसेट से संबंधित एक प्रश्न स्टार्टिंग में आपको बताए थे, उसका डील आपको यहाँ करने को के लिए मिलेगा। ये प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आखिर है क्या ग्लाइफोसेट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। नई अधिसूचना में कहा गया है कि कंपनियों को इसके निर्माण या बिक्री के लिए प्राप्त होने वाले रसायन के पंजीकरण के सभी प्रमाण पत्र अब पंजीकरण समिति को वापस करने होंगे। ऐसा न करने पर कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या है ग्लाइफोसेट? आइए जानते हैं ग्लाइफोसेट के बारे में। परिचय। ग्लाइफोसेट एक खरपतवारनाशी है तथा इसका IUPAC नाम एन फास्फोमेथिलाइल ग्लाइसिन है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में किया गया था। फसलों तथा बागानों में उगने वाले अवांछित घास फूस को नष्ट करने के लिए इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग होता है। अनुप्रयोग इसका क्या है? खरपतवारों को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग पौधों की पत्तियों पर किया जाता है। भारत में उपयोग। पिछले 2 दशकों से चाय बागान मालिकों द्वारा ग्लाइफोसेट को अत्यधिक स्वीकार किया गया था। पश्चिम बंगाल और असम के चाय उत्पादन क्षेत्र में इसका बाजार आकार काफ़ी अधिक है। वर्तमान में इसकी खपत महाराष्ट्र में सबसे अधिक है क्योंकि यह गन्ने, मक्का और कई फलों की फसलों में एक प्रमुख शाकनाशी के रूप में प्रयोग होता है। संबंधित चिंताएं क्या है? आखिर इससे गंभीर परेशानियां क्या हो सकती है? स्वास्थ्य प्रभाव। ग्लाइफोसेट के स्वास्थ्य प्रभाव कैंसर, प्रजनन और विकासात्मक विषाक्तता से लेकर न्यूरोटॉक्सिसिटी एवं इम्यूनोटॉक्सिसिटी से संबंधित होते हैं। इसके लक्षणों में सूजन, त्वचा में जलन, मुंह और नाक में परेशानी, स्वाद में कमी होना और धुंधली दृष्टि शामिल होना है। कुल 35 देशों ने ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है या इसे निषेध कर दिया है। इसमें श्रीलंका, नीदरलैंड, फ्रांस, कोलंबिया, कनाडा, इजराइल और अर्जेंटीना शामिल है। अवैध उपयोग। इसके अवैध उपयोग को देखते हैं, आखिर इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है। भारत में ग्लाइफोसेट को केवल चाय के बागानों और चाय की फसलों के साथ गैर रोपण क्षेत्रों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त पदार्थ का उपयोग अवैध है। हालांकि देश में ग्लाइफोसेट के उपयोग की स्थिति पर पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क यानी पैन इंडिया द्वारा वर्ष 2020 के एक अध्ययन में चिंताजनक निष्कर्ष दिए गए थे। ग्लाइफोसेट का उपयोग 20 से अधिक फसल क्षेत्रों में किया जा रहा है। खरपतवारनाशी का उपयोग करने वालों में से अधिकांश ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे और उनके पास उचित सुरक्षा सावधानियां नहीं थी। खेतों की कृषि पारिस्थितिकी प्रकृति को खतरा। गैर निर्दिष्ट क्षेत्रों में ग्लाइफोसेट के बड़े पैमाने पर उपयोग के गंभीर परिणाम हैं। भारत में ग्लाइफोसेट के निरंतर उपयोग की अनुमति देने से शाकनाशी सहिष्णु फसलों में इसका व्यापक उपयोग होगा। यह लोगों, जानवरों और पर्यावरण पर विषाक्त प्रभाव फैलाने के अलावा भारतीय खेतों की कृषि संबंधित प्रकृति को खतरे में डालेगा। और इससे संबंधित जो आपसे हम प्रश्न पूछे थे कि भारत में कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियोन फॉरेट और ट्राइजोसेफ के उपयोग को आशंका के साथ देखा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन में अब आप डील करने लायक हो गए हैं कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है कृषि में कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है ग्लाइफोसेट का। अगर इसका व्याख्या को देखते हैं तो जरा व्याख्या पर नज़र डाल लीजिए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग केरल ने वर्ष 2011 में 17 कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। प्रतिबंधित कीटनाशकों की सूची है कीटनाशक कार्बोफ्यूरन, मिथाइल डेमोटन, मिथाइल पैराथियन, मोनोक्रोटोफॉस, फोरेट, मिथाइलमोल, प्रोफेनोफोस, ट्राइजोसेफ, एंडोसल्फान, कवकनाशक, MEMC, एडिफेनमोस,
ट्राइसाइक्लाजोल, ऑक्सीथियोक्सिनॉक्स खरपतवारनाशक में है अनिलोफोस, पैराक्वाट, थियोबेनकार्ब और एट्राजिन। इसलिए जो विकल्प ए है वो सही है। अब अगला जो टॉपिक है वो है डीएनए टेस्ट की बढ़ती मांग। ये प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही। चर्चा में क्यों है ये डीएनए टेस्ट? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालती मामलों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए टेस्ट के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। शामिल मुद्दे क्या क्या हैं? बड़ी संख्या में की गई शिकायतों में डीएनए परीक्षण की मांग की गई। सरकारी प्रयोगशाला के अनुसार ऐसी मांगें सालाना लगभग 20% बढ़ रही है। हालांकि डीएनए प्रौद्योगिकी पर निर्भर 70 अन्य देशों की तुलना में भारतीय प्रयोगशालाओं द्वारा वार्षिक तौर पर किए जाने वाले 3000 डीएनए परीक्षण महत्वहीन हैं। मांग में वृद्धि गोपनीयता और संभावित डेटा दुरुपयोग के संबंध में चिंता का विषय है। न्याय के दायरे में डीएनए परीक्षण हमेशा से संदेह के दायरे में रहा है। सत्य को उजागर करने के लिए यह एक लोकप्रिय आवश्यकता बना हुआ है, चाहे वह किसी आपराधिक मामले के साक्ष्य के रूप में हो, वैवाहिक बेवफाई का दावा हो या पितृत्व को साबित करने और व्यक्तिगत गोपनीयता पर आत्म अपराध एवं अतिक्रमण के जोखिम के रूप में हो। यह न्याय की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के विस्तार पर ध्यान देता है, लेकिन यह लोगों की गोपनीयता का भी उल्लंघन करता है। आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि शारीरिक स्वायत्तता और निजता मौलिक अधिकार का हिस्सा है। परिचय: डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जटिल आणविक संरचना वाला एक कार्बनिक अणु है। डीएनए अणु की किस्में मोनोमर न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला से बनी होती है। यह एक डबल हेलिक्स संरचना में व्यवस्थित है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने खोजा कि डीएनए एक डबल हेलिक्स पॉलीमर है जिसे वर्ष 1953 में बनाया गया था। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों की आनुवंशिक विशेषता के हस्तांतरण के लिए आवश्यक है। डीएनए का अधिकांश भाग कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसे केंद्रीय डीएनए भी कहा जाता है। डीएनए 4 नाइट्रोजनी क्षारों से बने कोड के रूप में डेटा को स्टोर करती है, जैसे प्यूरिन के अंदर होता है एडेनिन जिसका सिंबल ए है, फिर गुआनिन जिसका सिंबल जी है, फिर प्यूरिन के बाद है पायरीमिडीन और इसके अंदर साइटोसिन और थाइमिन आता है। साइटोसिन का सिंबल सी से है और थाइमिन का सिंबल सी से है। इसको अगर पढ़ना है तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पढ़ते हैं। डीएनए परीक्षण का उपयोग परित्यक्त माताओं और बच्चों से जुड़े मामलों की पहचान करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए डीएनए परीक्षण आवश्यक है। यह नागरिक विवादों में भी अत्यधिक प्रभावी तकनीक है, जब अदालत को रखरखाव के मुद्दे को निर्धारित करने और बच्चों के माता पिता की पहचान करने की आवश्यकता होती है। विगत मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्षों में स्थापित किए गए उदाहरण बताते हैं कि न्यायाधीश आनुवंशिक परीक्षणों के लिए रोविंग इंक्वायरी के रूप में आदेश नहीं दे सकते हैं। भवानी प्रसाद जेना 2010 का मामला है और बनारसी दास वाद 2005 में यह माना गया कि डीएनए परीक्षण को पक्षकारों के हितों को संतुलन करना चाहिए। डीएनए परीक्षण उस स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए यदि मामले को साबित करने के लिए अन्य भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हों। न्यायालय ने अशोक कुमार मामला 2021 में अपने फैसले में कहा कि आनुवंशिक परीक्षण का आदेश देने से पहले अदालतों को वैध उद्देश्यों की आनुपातिकता पर विचार करना चाहिए। के.एस. पुट्टास्वामी मामला 2017 में संविधान पीठ के फैसले ने पुष्टि
कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का एक बुनियादी पहलू है। इसमें निजता के तर्क को सुदृढ़ किया है। एक महिला से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि किसी को अपनी मर्जी के खिलाफ डीएनए टेस्ट कराने के लिए मजबूर करना उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब जो प्रश्न मैंने शुरू में पूछा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन इसका था, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति की जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित प्यूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। जर्मलाइन जीन थेरेपी अंडे या शुक्राणु कोशिकाओं में जीन का प्रतिस्थापन है, जिसके साथ संतान को एक नया गुण आनुवंशिक आधार पर मिलता है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीन वेरिएंट में सुधार की अनुमति देता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निश्चित रूप से स्थानांतरित होते रहते हैं। इसलिए कथन एक सही है। क्रिस्पर यानी क्लस्टर्ड रेगुलेटर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट तकनीक का उपयोग मानव भ्रूण को महिलाओं के गर्भाशय में स्थानांतरित करने से पहले संशोधित करने के लिए किया जा सकता है। क्रिस्पर एक तरह का, मान लीजिए, कैंची होता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संपादित बच्चे को बनाया था। क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करके भ्रूण के जीनोम को एक जीन CCR5 को निष्क्रिय करने के लिए संपादित किया गया, जो HIV को कोशिकाओं को संक्रमित करने की अनुमति देता है। अतः कथन जो दूसरा था वो सही है। मनुष्य के साथ कुछ साझा शारीरिक विशेषताओं के कारण सुअर को मानव रोग का एक महत्वपूर्ण पशु मॉडल माना जाता है, जिसमें सर्जरी और जेनो ट्रांसप्लांटेशन अध्ययन में अद्वितीय लाभ होते हैं। अतः कथन तीनों सही हैं। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स में इतना ही। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डेटा सेंटर। ये है क्या? ये प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये चर्चा में क्यों है। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने अपनी डेटा सेंटर नीति शुरू करने के 1 साल के भीतर 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 250 मेगावाट भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया है। योट्टा D1 आखिर है क्या? 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है योट्टा D1 देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर है। यह डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। महत्व क्या है? डेटा सेंटर देश की डेटा भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा, जो अब तक केवल 2% थी, जबकि इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया का 20% डेटा भारतीयों द्वारा उपयोग किया जाता है। निवेश और विशाल रोजगार के नए अवसर पैदा करते हुए इससे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि होने की भी उम्मीद है। योट्टा D1 में वैश्विक क्लाउड ऑपरेटरों के लिए इंटरनेट पीयरिंग एक्सचेंज और डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो इसे वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। योट्टा D1 उत्तर भारत की 5G क्रांति का पहला स्तंभ होगा। भारत का डेटा एनालिस्टिक उद्योग वर्ष 2025 तक $16 बिलियन से अधिक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना सही दिशा में एक कदम है। डेटा पार्क की मौजूदगी से गूगल और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों को डेटा को होस्ट करने, संसाधित करने एवं संग्रहित करने के लिए डेटा केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी। इस केंद्र से 5G और
5G और एस डेटा सेंटर शुरू होने से उपभोक्ताओं को तेज गति से वीडियो और बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुंच प्राप्त होगा। भारत के डेटा उद्योग की विकास यात्रा। कोविड-19 का प्रभाव। भारतीय डेटा सेंटर बाजार वर्तमान में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और कोविड-19 संकट ने डेटा सेंटर व्यवसाय को एक अप्रत्याशित गति और विस्तार प्रदान किया है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ ही डिजिटलीकरण को विश्व स्तर पर तेजी से विस्तारित किया गया और भारत ने भी विगत कुछ वर्षों में कम से कम एक दशक की छलांग लगाई है। लॉकडाउन और उसके बाद के प्रतिबंध बैंकिंग, शिक्षा एवं खरीदारी आदि जैसे क्षेत्रों में डिजिटलीकरण हेतु काफ़ी सहायता बने। इससे देश भर में डेटा खपत और इंटरनेट बैंडविड्थ का उपयोग बढ़ गया। NIC डेटा सेंटर क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर में NIC मुख्यालय एवं विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 37 छोटे डेटा केंद्रों में अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित किए हैं। पहला डेटा सेंटर 2008 में हैदराबाद में शुरू किया गया था। ये NDC भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के तहत सेवाएं प्रदान करने भारत में ई-गवर्नेंस और संरचना के मूल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहले NDC की आधारशिला फरवरी 2021 में गुवाहाटी, असम में रखी गई थी। वर्तमान और आगामी डेटा केंद्र। वर्तमान में भारत में लगभग 138 डेटा केंद्र हैं, जिसमें वर्तमान IT क्षमता का 57% मुंबई और चेन्नई में है। मुंबई भारत का पहला कोलोकेशन डेटा सेंटर क्षेत्र है जो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह जल के नीचे वहां पहुंचने वाले विभिन्न केबलों के माध्यम से मध्य पूर्व और यूरोप से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भारतीय डेटा सेंटर उपयोग की क्षमता में 5 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें आने वाले 5 वर्षों में 1.0512 लाख करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। 1.05 से 1.20 लाख करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। वर्ष 2025 के अंत तक भारत में 45 से अधिक डेटा केंद्र स्थापित करने की योजना है। अनुमानित नई IT क्षमता लगभग 1015 मेगावाट का 69% से अधिक केवल मुंबई में 51% के साथ मुंबई और चेन्नई में बनाया जाएगा। इसमें भारत में लगभग 2688 मेगावाट अप्रत्याशित भावी आपूर्ति के अतिरिक्त संभावना है। डेटा केंद्रों के लिए कानूनी प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जल्द ही डेटा सेंटर के लिए एक राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा तैयार करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 15,000 करोड़ रुपए तक के प्रोत्साहन की भी योजना है। वर्ष 2020 में एक मसौदा डेटा केंद्र नीति भी लाई गई थी। हालांकि तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों की अपनी डेटा केंद्र नीतियां हैं। आगे की राह। वर्ष 2025 तक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार $1 ट्रिलियन तक होने का अनुमान है और उत्तर भारत पहले से ही फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है। इस क्षेत्र की क्षमता और डेटा सेंटर की मांग को स्वीकार करते हुए डेटा केंद्रों में निरंतर निवेश डिजिटल इंडिया के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। दुनिया भर में कंपनियां इस बात पर फिर से विचार कर रही है कि वे अपने डेटाबेस और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का निर्माण, वितरण आदि कहां से करना चाहती है। डेटा केंद्र वर्तमान में बहुत सारे निर्णय लेने का आधार है, विशेष रूप से एशिया प्रशांत और भारत में नई परियोजनाएं स्थापित करने की क्षमता है। हालांकि मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करते हुए इस क्षमता का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग होना चाहिए। भारत को डेटा केंद्रों में अग्रणी बनाने के लिए बिजली की लागत को कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि डेटा केंद्र के संचालन में यह प्रमुख लागतों में से एक है। यह सुनिश्चित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें यथासंभव नवीनीकरण ऊर्जा का भी उपयोग किया जाए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर किसी तरह का गलती या कमी निकलता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम दिन प्रतिदिन इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक और अहम बात बताना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ इसे बढ़ाएं ताकि थोड़ा सा मोटिवेट मैं भी हो सकूं और इसे दिन प्रतिदिन मैं सुधारने का कोशिश करूं। धन्यवाद।